हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर चैलेंजिंग फील करेगा, बट वील सी हाउ वी कैन ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड सिंप्लीफाई इट सो दैट by the end of this video we are not just solving this problem for the sake of solving it, but we are looking at a broader goal of building a stronger problem solving mindset. सो अगर ये चीज़ अगर आपको एक्साइट करती है, सो लेट्स डाइव इन एंड सॉल्व इट टुगेदर अ 1600 रेटेड कोड फोर्सेस प्रॉब्लम कॉल्ड मीडियन स्प्लिट। तो मीडियन स्प्लिट प्रॉब्लम में सबसे पहले तो हमें मीडियन का डेफिनेशन क्लियर किया गया है। सो मीडियन इज नथिंग बट मिडिल एलिमेंट ऑफ ए सॉर्टेड अरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अरे है 1 2 3 4 एंड 5, तो जो भी इसका मिडिल एलिमेंट होगा हम उसको मीडियन कहेंगे। वहीं पे अगर हमारे पास इवन लेंथ का एक अरे है, तो उस केस में हमारे पास तो दो मिडिल एलिमेंट होंगे। तो उस केस में वो कहते हैं कि जो भी पहला मिडिल एलिमेंट है आप उसको मीडियन मानो, राइट? सो आई होप मीडियन की डेफिनेशन क्लियर है। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है कि हमको एक अरे दिया गया है ऑफ लेंथ एन। तो लेट्स से अगर मेरा ये अरे है ऑफ लेंथ एन और हमको एक नंबर दिया गया है के। नाउ यू हैव टू स्प्लिट द अरे इन थ्री सब अरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करता हूँ तीन सब अरे में, तो लेट्स से ये मेरा लेफ्ट सब अरे हो गया, ये मेरा मिड हो गया और ये मेरा राइट हो गया। तो इस केस में हमें हर सब अरे का मीडियन लेना है। तो लेट्स से इसका मीडियन है m1, मिडल वाले का है m2 और राइट वाले का है m3। और फिर हमें इन तीनों मीडियन का वापस से मीडियन लेना है। तो एक तरीके से मीडियन ऑफ m1, m2 एंड m3। और हमको बताना है कि क्या इन तीनों का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है या नहीं। अगर ऐसा है तो आप यस रिटर्न करो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप नो रिटर्न करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक अरे है 10, 7, 12, 16, 3, 15, 6 एंड 11 और हमको के दिया गया है 7, तो क्या हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं क्या? तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे स्प्लिट करूँ, तो ये वाला जो मेरा सब अरे है, इसका तो मीडियन आएगा 7 और इसका क्या आएगा? 3, 12, 16, 15 है तो 12 आएगा, राइट? और इसका मीडियन क्या आएगा? 6। तो अब इन तीनों का अगर मैं मीडियन लूँ तो वो क्या आएगा? 7। तो क्या 7 लेस देन इक्वल टू के है जो हमें दिया गया है? जी हाँ, है। तो इसका आउटपुट आपको रिटर्न करना है यस। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक अरे है 3, 2, 1 और मुझे के दिया गया है 1। अब इस केस में तो आप एक ही तरीके से इस पे स्प्लिट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस वाले सब अरे का मीडियन आएगा 3, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 1। और इसका अगर आप वापस मीडियन लोगे तो वो आएगा 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू गिवन के है? जी नहीं। तो इस केस में आपको रिटर्न करना है नो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो यार, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? यार, जब हमें बोला जाता है कि आपको एक अरे को तीन सब अरे में स्प्लिट करना है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको दो इंडेक्स फिक्स करना है। जैसे अगर मैंने ये दो इंडेक्स फिक्स किया, इसको बोला एल, इसको बोला आर, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो अरे है वो तीन सब अरे में स्प्लिट हो गया है। जैसे एक हो गया 0 से लेके एल तक, कि दूसरा हो गया l+1 से लेके आर तक, और तीसरा हो गया r+1 से लेके n-1 तक। तो देखा, अगर आप दो इंडेक्स फिक्स कर देते हो तो आपका अरे ऑटोमेटिकली तीन सब अरे में स्प्लिट हो जाता है। तो यार, अब बिना दिमाग लगाए अगर मुझे जो भी प्रॉब्लम में बोला है, अगर मैं वैसे की वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचूं, जैसे कि हमको क्या करना है कि हमें तीन सब अरेज में स्प्लिट करना है और फिगर आउट करना है कि उनका मीडियन का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है या नहीं। तो यार, मैं हर पॉसिबल एल और आर का कॉम्बिनेशन ट्राई कर लूँगा। उससे क्या होगा, मुझे हर पॉसिबल स्प्लिट मिल जाएगा, यानी कि हर पॉसिबल 3 सब अरेज़ मिल जाएँगे। और हर इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं इंडिविजुअल सब अरे का मीडियन निकालूँगा। लाइक अगर लेट्स से मेरा ये एक स्प्लिट ये है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो उस केस में मेरे 3 सब अरेज़ हो गए ये और ये। अब मुझे क्या करना है? इंडिविजुअल मीडियन निकालना है। और मैं मीडियन कैसे निकाल सकता हूँ? उस सब अरे को सॉर्ट कर लूँगा और जो भी उसका मिडल एलिमेंट है, उसको मैं एज़ अ मीडियन मान लूँगा उसका। वैसे ही
इस सब अरे का भी और इस सब अरे को भी हम सॉर्ट करके उसका मिडल एलिमेंट निकाल देंगे, राइट? तो जब हमारे पास 3 हमारे पास मीडियन हो जाएँगे M1, M2 और M3, तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ढूँढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लेस देन इक्वल टू k है या नहीं, ये बताना हमको पड़ेगा, राइट? तो ऐसे की ऐसे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसको हम एक तरीके से ब्रूट फोर्स भी बोल सकते हैं। बट क्या ये एल्गोरिदम लाइक इतना एफिशिएंट है या नहीं, वो देखने के लिए हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी चाहिए, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला कि हम हर कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, राइट? उससे हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ओ ऑफ एन स्क्वायर, राइट? और जब आपने ये स्प्लिट ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्बिनेशन आप चेक कर रहे हो, तो हर कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? हर एक सब अरे को सॉर्ट करके उसका मिडल एलिमेंट निकाल रहे हो। तो मोटा-मोटा आप लाइक देखा जाए तो तीनों सब अरे का ये कर रहे हो ना, तो एन एलिमेंट्स को तो आप प्रोसेस कर ही रहे हो। तो ये बोलना ज़्यादा दूर नहीं होगा कि हम इसको एन लॉग एन में सॉर्ट करके मीडियन निकालेंगे, राइट? 3 मीडियंस ऑफ 3 सब अरे। उसके बाद जब हमारे पास मीडियन निकल गया 3, तो उसका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट तो हम O ऑफ 1 टाइम में ही निकाल सकते हैं, राइट? और उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि वो यार लेस देन इक्वल टू k है या नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O ऑफ n क्यूब लॉग n। और प्रॉब्लम में एक्चुअली हमें बोला गया था कि n इज़ 2 into 10 to the power 5. So for this n, this time complexity of n cube log n is very, very slow, and we should definitely do better. तो यार अब थोड़ा सोचते हैं। तो लेट्स से जो हमें ये अरे दिया गया है, उसको हमने इस तरीके से स्प्लिट किया है, जहाँ पे ये L है, ये R है, और लेट्स से इंडिविजुअल मीडियन M1, M2, M3 है। और जैसे कि हमें बोला है कि हमें मीडियन ऑफ M1, M2, M3 लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, ये चेक करना है। अगर है तो यस रिटर्न करना है, वरना नो रिटर्न करना है। तो जब हम ये बोलते हैं कि यार मीडियन ऑफ M1, M2, M3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इसको सॉर्टेड तरीके से अगर लिखें, लेट्स से सॉर्टेड में भी अगर ये M1, M2, M3 ऐसे ही आते हैं, तो जो भी मिडल एलिमेंट है, क्या वो लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, हमें बस ये चेक करना है। पर जब मैं ये बोलता हूँ कि मिडल एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है या नहीं इन अ सॉर्टेड अरे, इसका मतलब उससे पहले वाला भी तो लेस देन इक्वल टू के ही होगा ना। अगर ये लेस देन इक्वल टू के है, तो उससे पहले वाला भी लेस देन इक्वल टू के होगा। तो रादर देन सेइंग मीडियन ऑफ M1, M2, M3 लेस देन इक्वल टू के, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 मीडियंस शुड बी लेस देन इक्वल टू के? अगर ऐसा है, तो हम यस रिटर्न कर देंगे, राइट? वरना हम नो रिटर्न कर देंगे। तो देखो, इसमें हमने कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है। बस ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, जो ऐसे बोलने में भी ऐसे कॉम्प्लेक्स लगती है कि यार इसका इंडिविजुअल मीडियन निकालो और फिर मीडियन का मीडियन लेस देन इक्वल टू के चेक करो। सो उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। रादर देन सेइंग ऑल दिस, वी कैन जस्ट से कि कैन बी स्प्लिट द अरे इनटू 3 सब अरे सच दैट 2 of them have a median less than equal to k, like at least 2 of them have a median less than equal to k। सबका भी लेस देन के हो सकता है, बट अगर एटलीस्ट 2 का लेस देन के है, तो डेफिनेटली आंसर इज यस। तो जब हम इस प्रॉब्लम को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है समझने के लिए, राइट? और उस समय हमारे केसेस भी डिफाइन हो जाते हैं। लाइक जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एटलीस्ट 2 मीडियंस शुड बी लेस देन इक्वल टू के, तो इसका मतलब कि हमारे 3 ही केसेस बनेंगे। वो कौन-से हो सकते हैं? ये सब अरे और ये सब अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है क्या, चेक कर लो। और दूसरा केस क्या हो सकता है? आप लेफ्ट और मिडल का चेक कर लो, लेस देन इक्वल टू के है क्या? नहीं तो मिडल और राइट का चेक कर लो। अब इस केस में से किसी भी एक केस में अगर आपको दोनों सब अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के आता है, तो आप येस रिटर्न कर दो, वरना नो रिटर्न कर दो। तो यार ये 3 केसेस लिख ही लेते हैं। लेट्स से अगर मैं लेफ्ट सबअरे को मैं लेफ्ट बोलता हूँ, मिडल वाले को मिड बोलता हूँ और राइट वाले सबअरे को राइट बोलता हूँ, तो हमें कौन से 3 केसेस चेक करने हैं? सबसे पहला केस तो हमें देखना है कि यार लेफ्ट एंड राइट, और ये दोनों सबअरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के आता है, तो हम येस रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम दूसरा केस देख सकते हैं। वो कौन-सा होगा? लेफ्ट एंड मिड। और अगर ये भी नहीं मिलता है हमें, तो हम थर्ड केस देख सकते हैं, जो कि होगा राइट एंड मिड, राइट?
तो ये 3 केसेस ही तो हैं जो हमें चेक करने हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने अपने लिए सिंप्लीफाई कर दिया, जिसमें अभी हमें मोस्टली ये केसेस देखने हैं जिसमें सब अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, ये पता करना है। बट अब सब अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के ये फाइंड आउट करना है, तो एक तरीका तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो ये है कि हम यार अरे को सॉर्ट कर लेंगे और जो भी उसका मिडिल एलिमेंट है वो देख लेंगे वो लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, राइट। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो अगर हमारा मिडिल एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे पहले वाले सारे एलिमेंट भी तो लेस देन इक्वल टू के ही होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी अरे में आधे या फिर आधे से ज़्यादा एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है, वो अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के ही होने वाला है, राइट? और तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के जो हैं, अगर वो लाइक आधे से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि वो उसका मीडियन लेस देन इक्वल टू के ही होने वाला है, राइट। तो उस केस में क्या मुझे अरे को सॉर्ट करने की ज़रूरत है ये फाइंड आउट करने के लिए? नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप अरे को ट्रैवर्स कर सकते हो एंड यू कैन कीप अ काउंट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू के एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन के। और अगर लेट्स से लेस देन के वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर या फिर इक्वल आते हैं देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब ये है कि आपका मीडियन इज लेस देन इक्वल टू के ओनली, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा अरे है 3 4 10 12 और 5 और लेट्स से मेरा के है 5, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 कितने हैं? 1 2 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 2 10 और 12। तो इस केस में हमारा मीडियन लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, राइट। इसको वैलिडेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ 3 4 5 10 12, तो इसका मीडियन आता है 5 विच इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट। सो rather than sorting the array and finding the middle element, you can just keep a you can just check कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है, क्या वो ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल है क्या देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के, राइट। और आप जरा सोचोगे ना, तो एक चीज आप मुझे ये बताओ कि जब मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मेरा के इज 5, तो जब अरे में नंबर होता है 1 3 4 5, डज इट मैटर कि वो नंबर क्या है? ये सारे केस में आपका ये जो भी नंबर है, दोज आर लेस देन इक्वल टू 5 ओनली, राइट। सो टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाई डू वी नीड टू लाइक डिनोट इट बाय डिफरेंट नंबर? हम उसको एक ही किसी डिनोशन से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो ना, जो भी आपका अरे दिया गया है उसको जो भी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू के है ना, आप उसको लाइक उसको +1 से रिप्लेस कर दो, और जो भी एलिमेंट लेट्स से ग्रेटर देन के है, उसको -1 से कर दो। तो लेट्स से आपका अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, +1 और लेट्स से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ग्रेटर देन के होंगे, वो -1 होंगे, फिर वापस से लेस देन इक्वल टू के होगा तो +1 होगा, राइट। तो इससे होगा क्या कि जब आप इसका सम लोगे और वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये है कि उस केस में आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लेस देन इक्वल टू के, दोज आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के, राइट, जो हमारी ये कंडीशन है। सो व्हेनेवर तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो व्हेनेवर वी वांट टू से कि यार इस अरे का मीडियन लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, हम सीधा-सीधा ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको उस अरे को ना इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें भी लेस देन इक्वल टू के है वो +1 हो जाएगा, और जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन के है उसको -1 बना देंगे और उसका सम ले लेंगे। अगर वो सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब कि येस, इस अरे का मीडियन इज़ लेस देन इक्वल टू के, राइट? तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा पहला तरीका था मीडियन फाइंड आउट करने का, लेस देन इक्वल टू के है या नहीं, वो डिपेंड करता था सॉर्टेड अरे पे, राइट? बट इस केस में हमें अरे को सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अरे को ट्रैवर्स करेंगे 1 या 2 बार में, और
उसी में हम पता कर लेंगे कि अगर उसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो हम सीधा-सीधा बोल देंगे कि हाँ भाई, इसको ये सब अरे का मीडियन इज़ लेस देन इक्वल टू k। तो इससे क्या होता है कि जो मीडियन निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो n log n से घट के n बन जाता है, राइट? और अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, वो क्या था? n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, और n log n इसलिए था क्योंकि हम मीडियन निकालने के लिए सॉर्ट कर रहे थे अरे को। बट इसके बाद ये अप्रोच लगाने के बाद हमारा ये जो कट के n log n n बन जाता है। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है O ऑफ n क्यूब log n की जगह सिर्फ O ऑफ n क्यूब। सो दिस इज अ बिट लेस देन द फर्स्ट टाइम complexity of n cube log n. So it is better, but we are still not there. We can still improve. So let's see how. तो यार हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो भी अरे दिया गया है, उसको तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वॉट एवर एलिमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू के विल रिप्लेस इट बाय +1, और जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन के है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -1। और हम हर पॉसिबल स्प्लिट के कॉम्बिनेशंस तो ट्राई करेंगे ही, और उसमें हम देखेंगे कि जिस भी स्प्लिट में दो सब अरे का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो उसका मतलब उसमें मीडियन स्प्लिट पॉसिबल है, और हम उसमें येस रिटर्न कर देंगे। और ये करने के लिए हमने देखा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O ऑफ n क्यूब। O ऑफ n क्यूब क्यों? क्योंकि देखो n स्क्वायर तो हमारे सारे पॉसिबल स्प्लिट के कॉम्बिनेशन देखने के कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और उसके बाद हर स्प्लिट में हम एक्चुअल में सब अरे सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, ये देखने के लिए उस पूरे अरे को इटरेट कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से हम n एलिमेंट्स को इटरेट कर रहे हैं, तो इसलिए O ऑफ n। बट क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? एक्चुअली हाँ। तो इन जब भी सब अरे सम की बात आती है ना, तो देयर इज़ अ वेरी ईज़ी एंड वेल नोन टेक्निक नोन एज़ प्रीफिक्स सम। तो वो होता क्या है मैं बताता हूँ। लेट्स से इन जनरल अगर आपको एक अरे दिया गया है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे मैंने ये सॉर्टेड लिया है, सॉर्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, इसका एक प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट करके रख सकते हो। तो प्रीफिक्स सम अरे इज़ नथिंग बट जैसे पहला एलिमेंट 1 हो गया, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पिछले प्रीफिक्स सम के एलिमेंट के साथ ऐड कर देना है। तो 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, और 10 + 5 इज़ 15, 15 + 6 इज़ 21, 21 + 7 इज़ 28, 28 + 8 इज़ 36। तो इसमें हो क्या रहा है ना कि जो भी आप एलिमेंट लो, लाइक जैसे ये 15 है, राइट? प्रीफिक्स सम में, तो इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग ऑल द सम, लाइक इट्स प्री कैलकुलेटिंग ऑल द सम टिल दैट पॉइंट, राइट? तो जैसे ये 15 है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे, 1 + 2 इज 3, 3 + 3 6, 6 + 4 इज 10, एंड 10 + 5 इज 15। तो ये उस पॉइंट तक का सारा सम प्री कैलकुलेट करके अपने अंदर रखता है प्रीफिक्स सम। तो अब उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे ना यहाँ इस सब अरे का सम दो, 3 से लेके लाइक ये वाले सब अरे का, राइट? तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, रादर देन गोइंग थ्रू लाइक ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। हमारे पास जो प्रीफिक्स सम है वो प्री कैलकुलेटेड है ना, तो हम क्या कर देंगे, लेट्स से ये एल हो गया, ये आर हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ आर माइनस कर देंगे उसमें से प्रीफिक्स सम ऑफ एल -1। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने इतने सम में से इतना सम माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये, राइट? ये सब अरे का सम। तो आप इसको कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल जैसे प्रीफिक्स सम ऑफ आर क्या आ रहा है इस केस में 21, और प्रीफिक्स सम ऑफ L-1 आ रहा है 3, तो ये बनता है हमारा 18। और वैसे ही अगर आप देखो तो इस सब अरे के सारे एलिमेंट्स को अगर आप ऐड भी करो, 3 + 4 + 5 + 6, सो इट आल्सो कम्स आउट टू बी 18। So this is an easy way of calculating subarray sum. So instead of going to calculate subarray sum, instead of going to through all elements, we can pre-calculate the sums in prefix sum, and then just by doing p of r minus p of l minus 1,
which is in O of 1 time, we can find the subarray sum. So अब अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? देखो, सबसे पहले तो हमें प्रीफिक्स सम निकालने के लिए एक बार अरे तो इटरेट करना है, तो वो हो गया O ऑफ n, बट ये एक ही बार करना है। उसके बाद आप हर स्प्लिट ट्राई करो O ऑफ n स्क्वायर, और हर स्प्लिट में आप जो सब अरे सम निकालने के लिए फिर से अरे को इटरेट कर रहे थे, उसकी जगह आप बस प्रीफिक्स सम का यूज़ करके O ऑफ 1 टाइम में किसी भी सब अरे का सम निकाल सकते हो। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। तो ओवरऑल अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो होगी O ऑफ n स्क्वायर, व्हिच इज़ मच बेटर देन व्हाट वी इनिशियली स्टार्टेड, O ऑफ n क्यूब लॉग n, राइट? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और अब हमने O ऑफ n स्क्वायर पे आ गए। बट फॉर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 के लिए ये अभी भी थोड़ी हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। वी कैन स्टिल डू बेटर। तो यार हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हम हर पॉसिबल स्प्लिट ट्राई कर रहे हैं, मतलब हम हर पॉसिबल L और R का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं टू फिगर आउट कि जो 3 सब अरेज बन रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, राइट? उसमें से 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अम, तो अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर इस वजह से है कि हम हर पॉसिबल L और R कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और हमें इसे बेटर करना है, देन वी शुड थिंक अलोंग द लाइन्स कि हमें सारे एल और आर कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत है या नहीं? अगर हम उसे इम्प्रूव करेंगे, देन ओनली आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बेटर देन O ऑफ n स्क्वायर। सो थिंक अलोंग दिस लाइन्स कि क्या हमें सारे एल और आर कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत है या नहीं? तो उसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो रिवाइज़ कर लेते हैं, हमें कौन से 3 केसेस चेक करने हैं, राइट? तो हमने 3 केसेस बोले थे, केस 1, केस 2 और केस 3। तो केस 1 क्या बोला था हमने कि यार अगर मेरा लेफ्ट और राइट, राइट, ये दोनों हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो पहला केस हो गया लेफ्ट एंड राइट, ये दो सब अरेज हमें देखने हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम लेफ्ट एंड मिड देख सकते हैं, राइट? और अगर ये भी नहीं है तो फिर हम राइट एंड मिड देख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तब तो पॉसिबल ही नहीं है इसको मीडियन स्प्लिट में मीडियन स्प्लिट करना है इसका, तो हम नो रिटर्न कर देंगे। वैसे देखा जाए ना तो ये दोनों थोड़े सिमेट्रिकल केसेस हैं, बट विल कम टू दैट लेटर। अभी हम फोकस करते हैं केस 1 पे, जो कि है लेफ्ट एंड राइट वाला केस। तो यार जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसे दो सब अरेज फाइंड आउट करने हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, सच दैट कि उनका जो सबअरे सम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या नहीं। तो उस केस में क्या मुझे हर पॉसिबल एल और आर फाइंड करने की ज़रूरत है क्या? एक्चुअल में नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस अरे को ना यहाँ से ना इसका सम निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। सम निकालते जाऊँगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे मेरा जो भी सब अरे सम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? तो उसको मैं बोल दूँगा कि यार ये मेरा एल हो गया। सिमिलरली मैं अरे के पीछे से भी सेम चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सम निकालना स्टार्ट करूँगा और जिस भी पॉइंट पे मेरा सब अरे सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, मैं उसे आर मान लूँगा, राइट? तो अब तो यही तो वो कंडीशन है ना जिसमें हम देखना चाह रहे थे कि यार पहला सब अरे और आखिरी सब अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं। रादर देन इटरेटिंग थ्रू ऑल एल एंड आर, वी जस्ट इटरेटेड द अरे वंस टू फिगर आउट व्हाट दिस एल इज़ एंड व्हाट दिस आर इज़। अब बस हमें ये देखना है कि यार ये वैलिड स्प्लिट है या नहीं, और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? बाय अ सिंपल कंडीशन ऑफ इफ एल प्लस 1 इज़ लेस देन आर। अब मैंने ये एल प्लस 1 क्यों ये वाली कंडीशन ही क्यों देखी? तो यार देखो, हमें पता है कि देखो ये वाला जो सब अरे है, सॉरी दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये वाला जो सब अरे है ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और ये वाला जो सब अरे है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। बट जब हम एल प्लस 1 बोल रहा हूँ तो यानी कि वो एल प्लस 1 ये है, मतलब ये जो दूसरा अरे है ना, लाइक मिड वाला अरे, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब दिस शुड बी लेस देन जो भी हमारा राइट वाला अरे है वो जो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो एल प्लस 1 हमारा लेस देन आर आता है तो मतलब हमारा मिड वाला जो भी है ना वो भी एक एक सब अरे है, बट उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 2 ही कंडीशंस देखनी थी, लेफ्ट और राइट, जो कि सैटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये सैटिस्फाई हो रही है और ये एक वैलिड स्प्लिट है बाय दिस कंडीशन, देन दैट मीन्स कि हमारा केस 1 सैटिस्फाई हो गया है।
तो ये जो केस 1 है, इसको फिगर आउट करने के लिए हमने हर एल और आर के कॉम्बिनेशन को ट्राई नहीं किया, बल्कि हमने बस अरे को एक बार यहाँ से इटरेट किया टू फाइंड एल, एक बार यहाँ से इटरेट किया टू फाइंड आर, एंड देन वी जस्ट चेक दिस कंडीशन टू फिगर आउट इफ दिस इज अ वैलिड स्प्लिट. So we just took O of n time for case 1, right? So this is O of n. Now let's look at the other two cases. So now let's look at case 2, right? जो कि है जिसमें हमें क्या करना है कि हमें बस ऐसा स्प्लिट फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा left is greater than equal to 0 and mid is greater than equal to 0, right? So we have to figure out these L and R. So again, if we have to do better than O of n square, then we should not just blindly look at all L and R. We have to think a bit smart. So जैसे हमने केस 1 में किया था, हम थोड़ा बहुत उसी तरीके से सोच सकते हैं. तो ये जो हमारा अरे है, राइट? तो हम वापस से टू सैटिस्फाई द फर्स्ट सब अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं वापस से वही सम निकालते हुए जा सकता हूँ टिल दैट पॉइंट कि जहाँ पे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाता है सम. तो दैट आई कैन कंसिडर इट एज L. नाउ आई हैव टू फाइंड एन आर सच दैट कि ये वाला जो सब अरे है, इसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. सी, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो P of R minus P of L should be greater than equal to 0 is what we are looking for, which basically means कि P of R should be greater than equal to P of L, right? तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब मेरे को L मिल गया, right? P of L is greater than 0, then I can blindly look at all R to the right and see कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. बट दैट बीट्स द पर्पस, राइट? वी डोंट वांट टू ब्लाइंडली लुक एट ऑल आर. उससे वापस से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी. हमें वही तो इम्प्रूव करनी है ना. सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑल आर blindly, we have to intelligently look at, like, find out a R which will satisfy this condition. तो यार अम, अब ये थोड़ा-सा ट्रिकी है, बट बेयर विद मी. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि P ऑफ R मेरे को ऐसा R फाइंड आउट करके दो जो मेरे P ऑफ L से ग्रेटर है. P मतलब प्रीफिक्स सम, राइट? तो रादर देन लुक, तो बेस्ट कैंडिडेट कौन-सा होगा R का? एक्चुअल में वो वाला R होगा जो जिसका प्रीफिक्स सम मैक्सिमम है फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? दैट विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर आर, राइट? तो लेट्स से कि यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर मेरा प्रीफिक्स सम मैक्सिमम इधर आता है, तो इसका मतलब ये मेरा बेस्ट कैंडिडेट है फॉर आर, क्योंकि यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? इस पॉइंट के एल के बाद यही मेरा मैक्सिमम प्रीफिक्स आने वाला है. तो वो मैं उसको आर कंसिडर कर सकता हूँ और फिर मैं देखूंगा कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब मैं उसको उस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ. सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग इज कि लेट्स से हमारे पास एक प्रीफिक्स सम का अरे था, राइट? ये हमारा अरे था. ऐसे 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 बना देते हैं. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम एक और अरे बना के रख सकते हैं, विच विल बेसिकली, इसको भी मैं थोड़ा सिमिलर ही तरीके से करता हूँ. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रीफिक्स सम है 1 2 3 5 2 3 2, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अ, ये जो ये इसको ना मैं बोलता हूँ मैक्सिमम सफिक्स प्रीफिक्स अरे. तो मैं इसमें क्या करूँगा कि किसी भी इस अरे में, लाइक फॉर यहाँ पे, लाइक नहीं, मैं शायद ये वाला लेता हूँ. ये वाले में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका भी मैक्सिमम प्रीफिक्स है ना, मैं वही यहाँ पे स्टोर कर दूंगा. सो अब उसको उल्टा फिल करते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना, इसमें मैक्सिमम यही है तो 2 रहेगा. फिर यहाँ पे मैक्सिमम 3 है. फिर यहाँ पे देखो ये 2 है, बट मैं 2 नहीं स्टोर करूँगा, क्योंकि इस पॉइंट के आगे मुझे 3 मैक्सिमम मिला था, राइट? प्रीफिक्स. तो मैं इधर 3 स्टोर करूँगा. फिर यहाँ पे 5 स्टोर करूँगा. फिर यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 3 नहीं स्टोर करूँगा, क्योंकि मेरे को 5 मिला है इसके इस पॉइंट के आगे, राइट? तो मैं इधर 5 स्टोर करूँगा. वैसे इधर भी 5 और इधर भी 5. तो इससे क्या होगा ना, अगर मेरे पास ये अरे मेरे पास प्री कैलकुलेटेड है, तो जब भी मेरा P ऑफ L ग्रेटर देन 0 आएगा, तो मैं देखूँगा कि इस पॉइंट के आगे मेरा मैक्सिमम प्रीफिक्स क्या हो सकता है, उसको मैं एज़ अ आर कंसिडर कर दूँगा, राइट?
rather than going through each R and figuring out कि भाई ये greater than equal to P of L है या नहीं, I'll just pick the maximum out of them in by just looking at this particular MSP array and we'll just see कि भाई वो P of R जो भी हमारा max है is that actually greater than equal to P of L. तो अगर वो ही सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी सैटिस्फाई नहीं होगा, राइट? तो लेट्स से उसके आगे मेरे को मैक्स मिल जाता है लेट्स से 5 और मेरा पी ऑफ एल था लेट्स से 3, तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्प्लिट पॉसिबल वेयर लाइक द सब अरे सम माइट बी लाइक 5 माइनस 3 2 2 का सब अरे सम होगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सैटिस्फाइज आवर कंडीशन। बट वहीं पे अगर हमें पी ऑफ आर ऑफ मैक्स उसके आगे हमें 2 मिलता है, तो देन देयर इज नॉट सब अरे पॉसिबल, राइट? जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम भी आप सब अरे सम पी ऑफ एल प्लस वन से आर तक अगर लोगे तो उसका सम काइंड ऑफ -1 ही आएगा विच डज नॉट सेटिस्फाई आवर कंडीशन। सो या इट्स अ बिट ट्रिकी, बट देन एज वी राइट कोड फॉर इट ना इट विल बी मोर क्लियर, बट व्हाट वी वांट टू फोकस एसेंशियली इज दैट कि अब हम ना ये एल और आर का पूरा कॉम्बिनेशन लाइक हर कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो करते तो ओ ऑफ एन स्क्वायर होता। रादर हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये जो प्रीफिक्स सम और एमएसपी वाला जो अरे है ना, इसको हम ओ ऑफ एन में कैलकुलेट करके रख लेंगे और प्री कैलकुलेट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे फिगर आउट कर रहे हैं ओ ओ अरे को अट्रेट करके ओ ऑफ एन में हम फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं कौन सा एल है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उससे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद बस हम एक ऐसा आर लुकअप कर रहे हैं, राइट? बाय जस्ट लुकिंग अप लाइक पी ऑफ देख एमएसपी ऑफ एल प्लस वन अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रीफिक्स हम मैक्स है, राइट? और उसके बाद हम बस वो कंडीशन चेक कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं। सो दैट इज हैपनिंग इन ओ ऑफ वन। सो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन फॉर प्री कैलकुलेटिंग दिस prefix sum and MSP, then figuring out all n which are greater than equal to 0, and for each uh, p of l greater than equal to 0 we are just checking कि ये वाली condition भी जो है ना p of r max by just looking at MSP is it greater than equal to 0 is not, ये हम बस o of 1 में कर रहे हैं। तो it's like o of n हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है केस 2 के लिए। सो नाउ लेट्स लुक एट द फाइनल केस, केस 3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि केस 2 एंड केस 3 आर सिमेट्रिकल। लेट मी शो यू हाउ, राइट? तो जब हम अरे को स्प्लिट करते हैं तो उसके जो 3 पार्ट बनते हैं वो है लेफ्ट, मिड और राइट। अब केस 2 में हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि हम कैसे बता सकते हैं कि लेफ्ट एंड मिड लाइक जो पहले 2 सब अरे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, वो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर केस 3 अगर मैं इस अरे को रिवर्स कर दूं, राइट, तो मेरा स्प्लिट कैसा बन जाता है? ये बन जाता है आर, ये बन जाता है मिड और ये बन जाता है लेफ्ट। नाउ आई हैव टू सी राइट एंड मिड, राइट? सो अगेन आई हैव टू सी द फर्स्ट टू अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, विच इज एग्जैक्टली सेम एज केस 2। So we need not think differently for case 3, right? It is exact same as case 2 if we reverse the array. So whatever we had checked for case 2, right? कि ये हमने जो भी चेक किया अरे को, वही केस 3 के केस में क्या होगा कि हम चेक करेंगे रिवर्स करके इस अरे का। So whatever is the array, we will reverse it and again pass it to the same function to check कि यार first two sub arrays greater than equal to 0 है या नहीं। अगर है तो हम कर देंगे yes, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो हम करेंगे नो रिटर्न, राइट? सो जैसे कि केस 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन था, वैसे ही केस 3 का भी ओ ऑफ एन ही होगा, क्योंकि रिवर्स करने को अरे में भी ओ ऑफ एन टाइम ही लगता है और उसके बाद चेक करने में भी O of n ही लगेगा। So overall time complexity is O of n. So now if you have to see at the overall time complexity, we will see all the 3 cases, right? Worst case में हम तीनों cases देखेंगे। तो केस 1 में O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, दूसरे केस में फिर से O of n आ जाती है, तीसरे केस में वापस से O of n आती है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया, जो कि
बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इट विल गेट एक्सेप्टेड. So again, I want to remind you where we started with. We started with n cube log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको हम पहले हमने O ऑफ n क्यूब में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने उसको O ऑफ n स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद अब फाइनली हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आए जो कि है O ऑफ n. So now that we have an optimal solution, let's just implement it. So यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और राइट में हम इसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन फाइल बना देता हूँ, विल बी एट मेन डॉट जावा. तो बेसिकली ये बस मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है जिससे एक टेम्पलेट ऑफ सोल्यूशन फाइल बन जाती है. तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कोड फोर्सेस प्रॉब्लम में ना इसी तरीके से इनपुट दिया जाता है, जिसमें लाइक सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला इनपुट होता है वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होता है, जो मैंने यहाँ पे टी में निकाल लिया है. उसके बाद हर टेस्ट केसेस के लिए इनपुट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला इनपुट हो गया. तो इस प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है कि पहला इनपुट जो है इसमें पहला जो नंबर है वो दैट इज़ n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे. सेकंड इज k, and the second line will contains all the elements of the array, right? So let's take input in this format. So for each test case we'll see, सबसे पहले हम n ले लेते हैं. तो ये हो गया n. उसके बाद हम k ले लेते हैं जो कि नेक्स्ट इनपुट है. ओके, अब हम अरे डिफाइन कर लेते हैं ऑफ लेंथ n, और फिर उस अरे को फिल कर देते. ठीक है, तो अरे ऑफ i विल बी इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट. अब हमारे पास अरे भी है और के भी है. तो हमें क्या, लेट्स से अगर मैं आंसर लाइक हम ऐसे कैलकुलेट करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे कैन स्प्लिट, जिसमें हम अरे भी दे देंगे और के एलिमेंट भी दे देंगे, और ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन होगा. तो ये अगर ट्रू रिटर्न करता है मतलब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं. तो इसमें आउटपुट हमें येस रिटर्न करना है, वरना हमें नो रिटर्न करना है. ये कैन स्प्लिट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी के लिए वो आंसर हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं इस वेरिएबल में, और उसको प्रिंट कर देते हैं. राइट, तो ये हमने प्रिंट कर दिया. तो क्योंकि देखो हमें आउटपुट येस नो में ही प्रिंट करना है, सो दैट्स वाई. सो नाउ इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दिस कैन स्प्लिट मेथड, राइट. तो इसका मेथड बना देते हैं जो एक बूलियन रिटर्न करेगा कि ये स्प्लिट हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट. तो सुना हम एक अरे ले लेंगे और ये के ले लेते हैं. सबसे पहले तो यार अरे का लेंथ मैं n में रखना पसंद करता हूँ, मीन रख लेते हैं. और उसके बाद जैसे कि हमने बोला था कि हम इस अरे को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, राइट. आई इक्वल टू 0 से देखिए आई रेस टन n आई प्लस प्लस, कि जो भी हमारा ith एलिमेंट है, राइट, अगर वो लेस देन इक्वल टू के है तो हम उसको वन के साथ रिप्लेस कर देंगे, और अगर वो ग्रेटर देन के है तो हम उसको -1 के साथ रिटर्न कर देंगे, लाइक रिप्लेस कर देंगे, राइट. तो सबसे पहले तो हमने ये अरे ट्रांसफॉर्म कर दिया. नाउ रिमेंबर द 3 केसेस वी डिस्कस, राइट. तो केस 1 हमने क्या बोला था कि अरे का लेफ्ट एंड राइट ये सब अरे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इट इज़ पॉसिबल. फिर हमने दूसरा केस क्या बोला था, केस 2 इज़ लेफ्ट एंड मिड. और वैसे हमने केस 3 क्या डिस्कस किया था कि हमारा राइट एंड मिड अगर सब अरे का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो फिर हमारा आंसर ट्रू होगा. तो केस 1 में हम एल को रख लेते हैं एन, जो कि लाइक एकदम अरे से बाहर ही है इनिशियली, तो इट्स एन इनवैलिड वैल्यू. सो वेन एवर वी गेट अ वैलिड वैल्यू ऑफ एल वी विल जस्ट अपडेट इट. और फिर हमने क्या बोला था कि हमको लेफ्ट सब अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं देखना है, तो इसलिए हम प्रीफिक्स मेंटेन करते हुए जाएंगे, राइट. तो अब हम इस अरे को स्टार्टिंग से इटरेट करते हैं. इफ आई इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन n-2. अब लेस देन n-2 क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो लास्ट इंडेक्स तो लेफ्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो राइट सब अरे के लिए होगा, हो सकता है, राइट. और जो सेकंड लास्ट इंडेक्स होगा वो मिड अरे के लिए हो सकता है. तो हमें एल
वहाँ पे ख़त्म करना है जहाँ पे देयर इज़ स्टिल पॉसिबिलिटी कि मिड और राइट अरे बन सके। तो मैक्सिमम हमारा जो एल है वो n-2 तक ही लाइक उससे n-3 तक ही जा सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न फॉर आई लेस देन n-2। ठीक है? फिर हम इटरेट कर रहे हैं, फिर हम प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं, राइट? जो भी पहला प्रीफिक्स है और अभी जो आरए ऑफ आई है, राइट? तो अगर अब मेरा प्रीफिक्स ग्रेटर दैन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब मेरे को एक लेफ्ट सब अरे मिल गया है, राइट? जिस लाइक व्हिच एंड्स एट आई, राइट? तो हम l इक्वल टू आई कर देंगे बिकॉज़ वी हैव फाउंड अ लेफ्ट सब अरे व्हिच हैज़ सम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड अगर हमें अब मिल गया तो हम इसे ब्रेक कर देंगे, राइट? सो नाउ माय l contains the index where the first subarray will end. Now similarly we will find the right subarray. तो r के लिए अब इसमें भी पहले इनिशियली इनवैलिड वैल्यू रख देते हैं, i माइनस वन मतलब array के एकदम जीरो के भी पहले वाला इंडेक्स जो कि इनवैलिड है, राइट? अब इस केस में हम सफिक्स के साथ इसको डिनोट करते हैं और इनिशियली हम जीरो लिख लेते हैं, ठीक है? अब हमें उल्टा जाना है इस केस में, तो अब हम यहाँ पे i इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करते हैं, i ग्रेटर देन 1 करते हैं। अब ग्रेटर देन 1 क्यों? क्योंकि मेरा ज़ीरो इंडेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेफ्ट सब अरे के लिए शायद उसके लिए स्पेस रखने के लिए है। वैसे ही हमारा मिड सब अरे का स्टार्ट होने का पॉसिबिलिटी 1 से भी हो सकता है, राइट? सो मैक्स जो हमारा राइट है सब अरे वो 2 इंडेक्स तक जा सकता है, राइट? तो दैट्स व्हाई i ग्रेटर देन 1। अब इसके बाद मैं सफिक्स को भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेता हूँ, दिस अरे ऑफ आई एंड अगर हमारा अब सफिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा राइट सब अरे मिल गया है जिसका सब अरे सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस केस में मैं आर को मैं स्टोर कर लेता हूँ उस इंडेक्स को और ब्रेक कर देता हूँ। अब मेरे पास एल और आर में ऐसे दो इंडेक्सेस है जिसके केसेस में मेरे को शायद सब अरे सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल गया है। तो अब मुझे बस देखना है कि ये स्प्लिट वैलिड है या फिर नहीं। तो वो हमने कैसे देखा था, इफ़ एल प्लस वन is less than r, that means it's a valid split, right? Then you can just return true. So that's it, right? ये हमारा केस वन में हमने ये डिस्कस किया था। हमने लेफ्ट सब अरे देख लिया ग्रेटर देन जीरो, राइट सब अरे देख लिया ग्रेटर देन जीरो और फिर देखा कि ये स्प्लिट वैलिड है या नहीं। सो दैट टेक्स केयर ऑफ केस वन। नाउ लेट्स कम टू केस टू। और क्योंकि हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड मिड और राइट हैंड मिड ये दोनों केसेस काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ही है, तो लेट्स ट्राई टू carve this whole logic into a different method. So हम ऐसा करते हैं, इफ चेक ऑफ अरे, तो हम ये अरे ये जो लेफ्ट और मिड वाला केस है ना ये हम इस वाले मेथड में चेक करते हैं, ठीक है? अगर वो हमको बोलता है कि हाँ लेफ्ट एंड मिड पॉसिबल है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट? और वैसे ही और वैसे ही जो हमारा राइट एंड मिड था हमने क्या बोला था कि हम उसका रिवर्स अरे बना देंगे। तो लेट्स से दिस इज रिवर्स अरे, इसकी लेंथ वापस से n है और इसको हम वापस से 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस करते हैं और रिवर्स अरे ऑफ आई शुड बी इक्वल टू अरे ऑफ n-1 माइनस आई के हम इंडेक्स से देख रहे हैं, राइट? तो ये मैंने रिवर्स कर लिया और फिर वापस से मैं यही चेक उस पर लगा दूंगा कि भाई अभी मैंने रिवर्स कर दिया अरे, तो इसका मतलब कि राइट एंड मिड जो होगा वो आगे आ गया है। तो वापस से हम यही चेक उस अरे सॉरी अरे पे नहीं होगा, ये रिवर्स अरे पे होगा और अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो हम अगेन रिटर्न ट्रू कर देंगे। बट अगर ये केस थ्री भी हमारा सही नहीं होता है तो इसका मतलब हमने तीनों केसेस देख लिया, तीनों केसेस में हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमारा दो सब अरे सम ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ मीडियन स्प्लिट, तो हम उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हाउ डू वी चेक फॉर लेफ्ट एंड मिड, राइट? सो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट मेथड, राइट? तो ये हमारा ये चेक मेथड हो गया। एक्चुअली ये स्टैटिक होना चाहिए और तो इट विल टेक एन अरे और हम उसका अरे एन ले लेते हैं पहले एक वेरिएबल में। और सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि हमें प्रीफिक्स हम निकाल के रखेंगे हम, राइट? तो
हम इसको प्रीफिक्स निकाल के रख लेते हैं और ऑब्वियसली प्रीफिक्स ऑफ 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, तो दैट वी विल कीप। एंड उसके बाद फिर हम अरे को इटरेट करेंगे 1 से लेके एन लास्ट इंडेक्स तक, और प्रीफिक्स ऑफ 0 will be equal to like prefix, sorry not prefix of 0, prefix of I will be equal to prefix of जो भी इससे पहले हमने निकाला था प्लस whatever is the array element at this index, right? तो इस तरीके से हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि हम एक मैक्सिमम सफिक्स प्रीफिक्स भी रखते हैं, राइट? तो MSP मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऑफ लेंथ, एक्चुअली दिस विल बी लेंथ n-1। अब ये इसलिए है क्योंकि देखो मेरे को मिड मिड वाला अरे फाइंड आउट करना है। हम ये क्यों निकाल रहे हैं कि देखो हम पहले क्या करते हैं कि हम लेफ्ट वाला सब अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा आर है जिसका प्रीफिक्स लाइक एल के बाद जिसका प्रीफिक्स सबसे ज़्यादा है, राइट? ताकि हम मिड वाला सब अरे निकाल दें, और मिड वाला सब अरे लास्ट इंडेक्स नहीं हो सकता, राइट? इट मैक्सिमम वो सेकेंड लास्ट इंडेक्स हो सकता है क्योंकि हमें राइट वाला सब अरे भी तो बनाना है ना। सो उसका वर्स्ट केस या फिर बोल सकते हैं वो n-2 इंडेक्स तक ही जा सकता है, राइट? तो इसलिए हम ये MSP की लेंथ एक कम रख रहे हैं क्योंकि हमें मिड अरे में इंटरेस्ट है, राइट? सो और हम इसका उल्टा कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट? कि हम मैक्सिमम देखने वाले हैं किसी भी इंडेक्स से राइट में, लाइक किसी भी इंडेक्स, लाइक MSP ऑफ I इज नथिंग बट वट एवर इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रीफिक्स आफ्टर दैट इंडेक्स, राइट? I एंड I ग्रेटर देन I। तो इसीलिए हम सबसे पहले उल्टा रखते हैं n-2 इक्वल टू वट एवर इज द अरे, राइट? सॉरी वी हैव टू सी प्रीफिक्स, राइट? तो प्रीफिक्स ऑफ n-2 हमने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, और अब हम इसको इटरेट करते हैं उल्टा, n-3 I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 I माइनस माइनस, और फिर MSP ऑफ I इज नथिंग बट math dot max of whatever is the uh, MSP of I plus 1, जो भी इसके आगे जो भी मैक्सिमम प्रीफिक्स था प्लस अभी इस इंडेक्स पे जो प्रीफिक्स है, राइट? तो वो हम इसमें स्टोर करके रख लेंगे। Now that we have both prefix and maximum suffix prefix, now it's just about finding the LNR, right? So we can just go like int I equal to 0, I less than, अब हम L find out कर रहे हैं, right? तो it can go till n-2 and then I plus plus। तो जब भी हमारा प्रीफिक्स ऑफ I, राइट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें वो मिल गया है फर्स्ट सब अरे जिसका सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द R। तो अब हम क्या हम ऐसा R फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा मिड सब अरे है उसका सम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी MSP ऑफ I प्लस 1 है, राइट? क्योंकि I तक तो हमारा लेफ्ट सब अरे है, तो I प्लस 1 से हमारा मिड स्टार्ट होगा, राइट? माइनस जो भी हमारा प्रीफिक्स ऑफ I है, राइट? तो हम अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें मिड सब अरे का सम मिलेगा। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? So rather than writing like this, I can just move this prefix of I to the right, right? और हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब मेरे पास लेफ्ट सब अरे भी मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मिड सब अरे भी मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा हो गया तो हम सीधा सीधा रिटर्न ट्रू कर देंगे, राइट? और अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमें ऐसा सब अरे मिल ही नहीं रहा है जिसका फर्स्ट सब अरे और मिड सब अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उनका सम। तो इस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सो यही सारे केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए, लेफ्ट एंड राइट, राइट इसमें, फिर लेफ्ट एंड मिड, और राइट एंड मिड के लिए हमने अरे को रिवर्स करके वापस से वही चेक लगा दिया, और इन तीनों केसेस में नहीं हुआ तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। सो लेट्स जस्ट कंपाइल दिस एंड सी इफ दिस वर्क्स, राइट? सो लेट्स डू जावा सी कंपाइल मेन डॉट जावा। ओके ओके, इट गॉट कंपाइल्ड। सो अब हम इसको रन करते हैं, जावा मेन, ठीक है?
अब ये इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इनपुट, तो यहाँ पेस्ट करते हैं. ओके, सो व्हाट एम आई सेइंग, यस, नो, नो, एंड देन 3 yes. So the output is expected yes, no, no, yes, yes, yes. So if we submit this solution, it will get accepted as well. So yeah, we cracked a tough one in this. So this is what happens like when you break a problem down and think step by step. So I would say like every challenge like this will sharpen your edge and build your skill. So keep building this mindset, and I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.